दोस्तों, ये कहानी दो बच्चों की है जो अपने छोटे से भाई को लेकर नेपाल से इंडिया आते हैं। लड़ाई के चलते उनके माँ बाप ने किस तरह उन्हें गांव वालों के साथ इंडिया जाने के लिए भेज दिया और इस दौरान उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम नेपाल के एक छोटे से गांव को देखते हैं जहां पर गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही हैं और उसी गांव में हम मंजू के परिवार को देखते हैं। उसके पति ने अपने बच्चों को खिड़की से बाहर जाने को कहा। उसी रास्ते से होकर गांव के कुछ और लोग भी भाग रहे हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। गोलियों की आवाज़ों से ऐसा लग रहा है कि वो लोग जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए सब लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। मंजू के पति ने उससे तीनों बच्चों को लेकर आगे बढ़ने को कहा। वो लोगों का तब तक ध्यान भटका कर रखेगा। मंजू ने अपने पति की बात मानी और वो अपने बच्चों को लेकर वहां से जाने लगी। वो थोड़ी दूर तक ही गई थी, तभी पीछे से एक गोली की आवाज़ आई। गोली की आवाज़ इतनी नज़दीक से आई थी कि मंजू समझ गई कि ये गोली उसके पति को लग गई और अब वो अपने बच्चों के साथ आगे नहीं जा सकती। उसकी माँ ने अपने बड़े बेटे प्रणय और बेटी अमृता को अपने कुछ महीने के बेटे विशाल को उन्हें पकड़ा दिया और मंजू ने उन्हें समझाया कि चाहे कोई भी मुसीबत आए, एक दूसरे के हमेशा साथ रहना, एक दूसरे की ढाल बनना। मैं तुम लोगों से जल्द मिलूंगी और अपना मंगलसूत्र उतार कर प्रणय के हाथ में दे दिया। प्रणय और अमृता अपनी माँ को जाने से रोक रहे हैं, लेकिन उसकी माँ ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी गांव की एक औरत को दे दी और कहा कि गांव वाले जहाँ भी जा रहे हैं, मेरे बच्चों को उनके साथ ही रखना। मैं आप लोगों के पास जल्द ही आ जाऊंगी। प्रणय और अमृता ने रोते हुए अपनी माँ को अलविदा कहा और अब इन्हें एक देश से दूसरे देश जाना था। कई मीलों की दूरी पैदल ही तय करनी थी। इतने छोटे छोटे कदम, आखिर ये सफ़र कैसे तय करेंगे? गांव के उस ग्रुप में कुछ 15 लोग हैं और फिर प्रणय और अमृता गांव वालों के साथ वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद रात हो गई और अब वो इस अंधेरे में आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए रात वहीं ठहरने का फैसला किया। गांव वालों में एक बुजुर्ग आदमी भी है जो अपने साथ एक शराब की बोतल भी लेकर आया है और नशे में वो अमृता और प्रणय को एक डरावनी कहानी सुनाने लगा। उस आदमी की कहानी सुनकर वो दोनों डरने लगे। तभी एक औरत ने कहा कि खामखा बच्चों को मत डराओ। गांव वाले मिलकर आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर हमें आगे जाना कहाँ है। वो बस अपनी जान बचाकर गांव से आ गए हैं, लेकिन आगे कहाँ जाना है उन्हें कुछ भी पता नहीं था। तभी एक विक्रम नाम के लड़के ने कहा कि हमें सिक्किम की तरफ जाना चाहिए। वहाँ हमारे धर्म के कुछ लोग रहते हैं, उनकी मदद से हमें वहाँ काम भी मिल सकता है। वहाँ पर एक चर्च भी है जहाँ पर हमें बाकी की सुख सुविधाएं मिलेंगी। चर्च का नाम सुनते ही बुजुर्ग आदमी कहने लगा कि चर्च का नाम भी मत लेना, वो हमारा धर्म भी बदल देंगे, वो हमारे लोगों को हमारा देश भी भुला देंगे। वहाँ के पादरी काले जोगे पहनते हैं और काला जादू करते हैं। बच्चों का अपहरण करके वो उन्हें गुलाम बना लेते हैं। विक्रम उन्हें समझाने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब आपका वहम है। अब उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन था भी नहीं, इसलिए वो अगली सुबह सिक्किम को रवाना होने का फैसला किया। वहीं प्रणय को अपने भाई बहन की चिंता सताई जा रही है कि आखिर वो बिन माँ बाप के उन्हें कैसे संभालेगा। और सुबह सुबह वो सभी वहाँ से रवाना हो गए। वो सभी लोग वहाँ से एक ट्रक में चढ़ने लगे। तभी प्रणय अमृता को वही बात बताने लगा जो रात को उस बुजुर्ग आदमी ने बताई थी कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ के पादरी बच्चों को कच्चा खा जाते हैं और काला जादू करते हैं। लेकिन इस पर अमृता का सवाल है कि फिर ये लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? शायद ये सभी बच्चे नहीं हैं, इसलिए। यही सब बातें करके उन दोनों ने फैसला किया कि वो हरगिज चर्च नहीं जाएंगे। ट्रक से उतरकर अमृता ने उस औरत से अपने भाई को बहाने से मांग लिया और धीरे धीरे गांव की उस भीड़ से बिछड़ने लगे। गांव वाले कुछ दूर तक चले गए, तभी उन्होंने अचानक देखा कि वो बच्चे उनके साथ नहीं हैं। उन लोगों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस अनजान जगह में वो यहाँ वहाँ ज़्यादा नहीं जा सकते थे। यहाँ प्रणय और अमृता जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब कहाँ जाना है। वो अमृता से कहने लगा
कि अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारी माँ हमें कभी ढूंढ पाएगी? अमृता ने उसे हिम्मत दी कि हम हैं तो एक दूसरे के साथ, माँ हमें जरूर ढूंढ लेगी, अभी हमें कहीं पर रुकना चाहिए। विशाल को भूख लगी है। घर से लाए हुए बिस्किट पानी में भिगोकर वो विशाल को खिलाने लगी और प्रणय अपने राशन का सामान गिन रहा है कि वो घर से क्या क्या लेकर आया है। वो इसी बात में खुश हैं कि उनके पास बहुत कुछ है और माँ ने हमें कुछ पैसे भी दिए हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और तब तक माँ भी आ जाएगी। और धीरे धीरे शाम भी होने लगी। कुछ दूर चलते ही एक पुराना बस नजर आया और उन दोनों ने आज रात उस बस में रुकने का फैसला किया। दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। प्रणय अमृता से कहने लगा कि हमारे बाबा का क्या हुआ होगा, शायद उन्होंने भी वो गोली की आवाज़ सुन ली थी। और अमृता ने प्रणय को एक केला दिया और दोनों अजीब सी खामोशी में बैठ गए। रात वो उसी बस में सो गए। सुबह कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से वो दोनों उठे। तभी उन्हें काला जोगा पहने हुए एक पादरी नजर आया। दोनों छुपकर बस के अंदर से उसे देख रहे थे और जब वो पादरी वहाँ से चला गया तो उनकी जान में जान आई। और अब उन दोनों ने इस बस को ही अपना ठिकाना बना लिया। रात गुजारने के लिए ये सबसे सेफ जगह है। दोनों ने दिन भर उस बस की सफाई की और यही रहकर वो अपनी माँ का इंतजार करेंगे। अपने भाई को संभालते हुए इस तरह दिन गुजरने लगे। इसी तरह वो लोग यहाँ पर रहने लगे। जैसे ही पादरी वहाँ से गुजरता वो दोनों वहाँ छुप जाते। एक दिन प्रणय उस पादरी का पीछा करने लगा कि आखिर वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, लेकिन उसका पीछा करते हुए प्रणय रास्ता भटक गया। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसकी एक बकरी पहाड़ से नीचे नहीं उतर रही और वो उसे बिना लिए घर नहीं जा पाएगा। और ये देखकर प्रणय ने उसकी मदद की। प्रणय उसकी बकरी को नीचे लेकर आया और उसकी ये मदद से वो बूढ़ा आदमी खुश हो गया। उसने बताया कि वो अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसका एक बेटा भी था। एक दिन वो बकरी चराने के लिए बाहर निकला, लेकिन कभी भी वो वापस मुड़कर नहीं आया। ये बात सुनकर प्रणय को काफ़ी दुख पहुंचा। उसने कहा कि वो रोज़ यहाँ आकर उसकी बकरी चराने में मदद करेगा। वापस लौटते वक्त उस बूढ़े आदमी ने उसे दूध का एक बोतल दिया। जब प्रणय वापस अमृता के पास आया तो अमृता ने उसे बहुत डांटा क्योंकि उसने बहुत देर कर दी थी। प्रणय ने उसे सारी बात बताई और रात को अमृता ने उसी दूध की खीर बनाई जिस तरह उसकी माँ ने सिखाया था। दोनों हंसते खिलखिलाते खाना खाने लगे। अगली सुबह अमृता अपने छोटे भाई विशाल के कपड़े धोने के लिए एक झरने पर पहुंची, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो वहीं पर गिर गई। उसे थोड़ी सी चोट आ गई। जब ये बात प्रणय को पता चली तो वो उस बूढ़े आदमी से चाकू ले आया। उस चाकू की मदद से उसने एक लकड़ी को काटा और उस लकड़ी को झरने पर लगाया। उसकी मदद से अब वो पानी उस जगह पर आने लगा था जहाँ पर वो रहते थे और अब अमृता को कपड़े धोने के लिए झरने पर नहीं जाना होगा। वो बस के पास ही अपने कपड़े धो सकती है। रात को माँ का दिया हुआ मिट्टी का तेल भी खत्म हो गया। पूरी रात उन्होंने अंधेरे में ही गुजारी। अगली सुबह वो पैसे लेकर गांव की एक दुकान में पहुंची। जरूरत का सामान उसने पैक करा लिया। जब उसने उस औरत को पैसे दिए तो उस औरत ने कहा कि ये तो नेपाल के पैसे हैं, ये इंडिया है, यहाँ पर ये नहीं चलते। मायूस होकर अमृता ने वो सारा सामान लौटा दिया और वहाँ से जाने लगी। रास्ते में उसे एक औरत मिली जो प्रेग्नेंट थी। उसका कुछ सामान नीचे गिर गया, लेकिन अब वो झुककर उठा नहीं सकती। अमृता ने उसका सामान उठाकर उसे दे दिया और कहा कि आंटी, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बस मुझे बदले में आप इंडिया का पैसा दे दीजिए। वो औरत उसकी बातें सुनकर हंस रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे अपने घर ले आई और वो अमृता से पूछने लगी कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। अमृता ने बताया कि मेरे बाबा और माँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं, लेकिन अब उन्हें मैं ही संभालती हूँ और मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। उस औरत ने झोले में भरकर उसे कुछ सामान दिया और इंडिया के कुछ पैसे भी उसे दे दिए और कहा कि ये तुम्हारे एडवांस पगार है, कल से तुम टाइम पर काम पर आ जाना। अमृता खुशी खुशी अपने भाई के पास वापस लौटी। उसने उसे कहा कि अब से तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ विशाल का ध्यान रखो, मैंने काम ढूंढ लिया है।
प्रणय को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। बेचारा प्रणय अकेला बैठकर रोने लगा कि बूढ़े दादाजी की बकरियां आखिर कौन चराएगा। मैंने तो उनसे वादा किया है और वो पहाड़ भी नहीं चढ़ सकते। और फिर अमृता के तेज दिमाग ने इस मसले का हल निकाला। उसने कहा कि वो सुबह काम पर जाएगी, जब तक प्रणय अपने छोटे भाई का ध्यान रखेगा, और फिर दोपहर तक अमृता काम से वापस आ जाएगी। उसके बाद वो अपने भाई का ध्यान रखेगी और तब तक प्रणय उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए चला जाएगा। अगले दिन अमृता काम पर गई। उसका आज का काम ये था कि वो न्यूज़पेपर की इंग्लिश पढ़कर सुनाएगी। 3rd क्लास में पढ़ने वाली अमृता आंटी के सामने जोड़ जोड़ कर इंग्लिश पढ़ने लगी। जहाँ उसे पढ़ना ना आता तो आंटी उसकी मदद कर देती। दरअसल वो औरत अपने घर में अकेली रहती है और वो अमृता को यहाँ काम करने के लिए नहीं बुलाती, बल्कि उसका मन लगा रहे इसलिए वो अमृता को यहाँ पर बुलाती है। रोज वो औरत अमृता को कुछ न कुछ खाने के लिए देती और साथ ही साथ उसे घर ले जाने के लिए भी। और 2 बजते ही अमृता भागती हुई बस की तरफ चली जाती। और फिर अमृता की आंटी ने अमृता को और उसके भाई के लिए नए कपड़े दिए। नए कपड़ों की चाह में दोनों ने जी भर कर नहाया। आज कितने दिनों बाद उन्हें दूसरे कपड़े पहनने को मिले हैं। इस तरह दिन गुजरने लगी। उसकी आंटी को बस 1 महीना ही रह गया है उसकी डिलीवरी के लिए। लेकिन एक दिन उसके आंटी के पेट में दर्द होने लगा। घर पर सिर्फ अमृता ही थी। वो भागकर दुकान वाली आंटी को बुला लाई। वो उसे देखते ही तुरंत ही समझ गई कि डिलीवरी का टाइम आ गया है। उसने अमृता को गर्म पानी करने को कहा और एक टॉवल के छोटे छोटे टुकड़े करने को कहा। जैसा उसने कहा अमृता ने वैसा ही किया, लेकिन इसके चलते अमृता को टाइम का ध्यान न रहा। जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो 2 से ज़्यादा बज चुके थे। उसे अचानक अपने भाई की याद आई। वो भागती हुई अपने ठिकाने पर पहुंची, लेकिन वहां पर बस मौजूद नहीं थी, ना ही उसका छोटा भाई विशाल। उस बस के अंदर उसका छोटा भाई विशाल सोया था। दूसरी तरफ प्रणय ने देखा कि एक गाड़ी उनकी बस को ले जा रही है। प्रणय भागते हुए उस बस का पीछा करने लगा। उसने ड्राइवर से अपने भाई विशाल के बारे में पूछा। तब ड्राइवर ने उसे बताया कि उस बच्चे को चर्च का पादरी ले गया है। और ये बात सुनकर प्रणय बहुत ज़्यादा डर गया। वो भागते हुए उसी जगह पर पहुंचा जहां पर वो रुके हुए थे। वहां पर अमृता बहुत जोर जोर से रो रही थी। दोनों गले लगकर रोने लगे कि अब वो माँ को क्या जवाब देंगे। उन दोनों पर ही उनके छोटे भाई की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब दोनों ने फैसला किया कि यदि वो पादरी उन्हें पकड़ भी लेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर भी अपने भाई को बचाने के लिए उस चर्च के अंदर जरूर जाएंगे। दोनों बचते बचाते उस चर्च के अंदर चले गए, लेकिन चर्च पूरी तरह खाली था। और फिर बाहर आकर देखा तो एक बच्चा खिड़की से झांक रहा था। वो बच्चा उनसे पूछने लगा कि तुम दोनों छुप क्यों रहे हो। अमृता उस बच्चे से पूछने लगी कि क्या उसने आज किसी छोटे बच्चे को देखा है। उस बच्चे ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे। उस बच्चे ने कहा कि हाँ, वो बच्चा यहीं पर है। अमृता ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें भी यहाँ से निकाल लेंगे। अमृता की ये बात उस बच्चे को समझ न आई। अंदर रूम में जाकर देखा तो सभी बेड खाली पड़े थे। तभी वहाँ पर एक सिस्टर आ गई। वो वहाँ से सीढ़ियों से भागने लगे। तभी सामने से चर्च का पादरी आ गया और दोनों को पादरी अपने ऑफिस में ले आए। प्रणय ने उसे कहा कि आप हमारे भाई को हमें वापस कर दो। हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप बच्चे चोरी करते हो और बच्चों को कैद कर लेते हो। ये सारी बातें सुनकर पादरी हंसने लगा और फिर बच्चों ने उस बस के बारे में बताया। पादरी प्रणय और अमृता को उसी ऑफिस में बैठाकर चला गया और वो दोनों किसी के आने का इंतजार करने लगे कि जब भी कोई आएगा हम उस पर हमला करेंगे। शायद वो अब हमें मारने वाले हैं। जब ऑफिस का दरवाजा खुला तो दोनों उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसे देखकर वो हैरान रह गए। वो और कोई नहीं, उनकी माँ थी। अपनी माँ को अपने सामने पाकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। प्रणय और अमृता दोनों अपनी माँ से पादरी की शिकायत करने लगे कि ये बच्चों को खा जाते हैं और हमारा भाई विशाल भी इनके पास ही है। तब मंजू ने उन्हें समझाया कि ऐसा तुम्हें किसने सिखाया, इन्होंने ही हमारी मदद की है तुम लोगों को ढूंढने में। और फिर विशाल को लेकर वो वहाँ से जाने लगे। चलते चलते अमृता और प्रणय ने
मंजू को सारी बात बताई कि किस तरह उन्होंने काम किया, किस तरह अपने छोटे भाई का ध्यान रखा। ये सब सुनकर मंजू की आंखें भर आई कि उसके बच्चों ने माँ के बिना किस तरह के दिन देखे और वो उसे एक जगह पर लेकर आई। वहाँ पर उनके बाबा मौजूद थे। अमृता अपने बाबा को देखकर दौड़कर उसके गले लग गई, लेकिन प्रणय यही सोच रहा था कि वो अपने बाबा से कभी नहीं मिलेगा। अपने परिवार को अपने सामने देखकर उन चारों की आंखें नम हो गई। यदि मंजू उस दिन वापस अपने पति को बचाने ना जाती तो शायद उसकी जान ना बचती। गांव वालों की मदद से उसने अपने पति का इलाज कराया और वो उसे लेकर इंडिया आ गई। ये उस दौर की घटना है जब नेपाल के कुछ लोग लड़ाई से बचकर इंडिया आए थे। इस मूवी में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि उन लोगों ने किस तरह की मुसीबतों का सामना किया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।